औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हबीब अरमान आफाकी साहब, मोहतरम सदर क्लब प्रेस क्लब कोरेटा अजहर मलिक साहब और मोहतरम चौधरी इनाम साहब मीर हल्का कोरेटा, मोहतरम साफ़ी हज़रात, अरकान जमात, सियासी जुलमा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं कोरेटा में मौजूद हूँ और कोरेटा लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और चंद किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है और दूसरी तरफ 9 लाख भारतीय अफवाज की डिप्लॉयमेंट है। और ये जो सीज़ फायर लाइन है, इसको मैं सीज़ फायर लाइन कहूँगा क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल उस दिन से ख़त्म हो चुकी, वो तमाम मायदे ख़त्म हो चुके जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने आलमी कावानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, वायलेशन करते हुए 5 अगस्त को मकबूजा वादी को, लद्दाख को, जम्मू को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया। और वो तमाम माहदात जो बायलैटरल थे पाकिस्तान और इंडिया के, वो नरेंद्र मोदी ने और भारत ने खुद ख़त्म किए। हम वैसे भी कश्मीरी किसी भी बायलैटरलिज्म को नहीं मानते क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को सुपरसीड नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले अगर पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये जवाज़ था कि हम उन मायदात के बंधन में बंधे हुए हैं, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शन 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिए हैं। और अब इस सीज़ फायर लाइन के ऊपर हम देखते हैं कि आए रोज़ भारतीय अफवाज नित्य कश्मीरियों को निशाना बनाती है और भारतीय अफवाज सीज़ फायर लाइन के उस तरफ भी दहशत गर्दी कर रही है और इस तरफ भी दहशत गर्दी कर रही है। दोनों तरफ भारतीय अफवाज की वजह से नित्य कश्मीरी शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो आज मैं सीज़ फायर लाइन पर बसने वाले लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ और ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ भारत को कि तुम्हारे ज़ुल्माना हथकंडे, तुम्हारा जुल्म सितम और जबर के जितने भी रास्ते हैं उसके सामने हम रुकावट बनेंगे। और ये उन लोगों की औलादें हैं जिस सीज़ फायर लाइन के ऊपर तुम जो गोलाबारी करते हो, शेलिंग करते हो कि इनको खौफजदा कर सकें। तुम भूल चुके हो कि वे इन लोगों की औलादें हैं कि जिन्होंने निहत्ते होके दुनिया की एक मजबूत फ़ौज, डोगरा फ़ौज का मुकाबला किया और इस खित्ते को आज़ाद किया। तुम जितना मर्ज़ी गोलियां बरसा लो, शेलिंग कर लो, लेकिन ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आज़ादी का सूरज कश्मीर में तुलू होगा और मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपनी जदोजहद से, अपनी कुर्बानियों से ये साबित कर दिया है कि 9 लाख अफवाज कश्मीर के अंदर शिकस्त खा चुकी हैं। अब वो बुखलाहट का शिकार हैं और ये वो तमाम नरेंद्र मोदी हथकंडे वो कर रहा है जो ये चाहता है कि ये पैगाम पहुँचाया जाए कि वहाँ के कश्मीरियों को कि आपके पीछे, आपकी पुश्तिबान कोई भी लोग नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कश्मीरियों के पीछे पाकिस्तान जैसी कुव्वत खड़ी है और पाकिस्तान ने 73 सालों में ये साबित किया है कि वो मसला कश्मीर पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं इससे बढ़ के मैं कहना चाहता हूँ कि आलमी कावानीन की भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब मिलिट्री ऑक्यूपेशन की बजाय अब भारत वहाँ पे कॉलोनियल पावर बन चुका है और कॉलोनियल पावर जिसको इंटरनेशनल कावानीन के तहत इसकी भरपूर मजम्मत की गई है। ये इंटरनेशनल कावानीन की खिलाफ वर्जी है। कॉलोनियल पावर क्या होता है कि पहले तो मिलिट्री ऑक्यूपेशन थी, लेकिन वो अपने शहरियों को, इंडिया अपने शहरियों को वहाँ बात कर रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, इसी तरह वहाँ की इकॉनमी को, वहाँ के वसाइल को,
लूटने के लिए उसने अपने लोगों को वहाँ बैठा रहा है, वहाँ की स्टेशन के अंदर अपने लोगों को बैठा रहा है। तो ये कॉलोनियल पावर और ये डेमोग्राफी को चेंज करना, ये जिनेवा कन्वेंशन के जिनेवा कन्वेंशन के भी खिलाफ है। और मिलिट्री ऑक्यूपेशन के दौरान ये मिलिट्री जो मैनुअल बने हैं 1958 के अंदर बरतानिया का जो मिलिट्री मैनुअल बना, उसमें ये लिखा गया है कि मिलिट्री किसी इलाके में जाएगी लेकिन अगर कब्जा करती भी है, लेकिन वहाँ की जो आबादी का तनासब है उसको तब्दील नहीं करेंगे, अपने शहरियों को ला के वहाँ पे आबाद नहीं करेंगे। इसी तरह जर्मनी का मिलिट्री मैनुअल हो, इसी तरह जापान का मिलिट्री मैनुअल हो, इसी तरह फ्रांस का, दुनिया के जितने भी मिलिट्री मैनुअल बने हैं उनके अंदर आबादी के तनासब को तब्दील करना ये जुर्म करार दिया गया है। इंटरनेशनल कानून की, जिनेवा कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी करार दी गई है। इन हालात के अंदर हम ये समझते हैं कि दुनिया इन चीज़ का नोटिस ले, और इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। लेकिन याद रखें कि मैंने बारहा ये कहा है कि मकबूजा कश्मीर और जनूबी एशिया के अमन का रास्ता श्रीनगर से होकर जाता है, कश्मीर की आज़ादी का रास्ता इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद से होकर जाता है। जितनी मजबूती से मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद हिकमत अमली बनाएंगे उतनी मजबूती के साथ दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। हमने यहाँ की क़यादत को ये कहा है कि ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं, वो एक ही एजेंडे पर मुत्तहिद हैं कि कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ हक उदरादियत मिलना चाहिए। लेकिन एक पॉलिसी, एक हिकमत अमली बेस कैंप की तमाम जमातों की तरफ से, हुर्रियत कायदीन की तरफ से एक मुश्तरका हिकमत अमली का एक जो रोड मैप देना चाहिए, जिसको हम तमाम वहाँ पे सियासी जमातें वहाँ पर इसको एक्सिक्यूट करेंगी। हमने ये भी ऑफर किया, आप एक हिकमत अमली बनाएं, 5 साला मनसूबा बनाएं, 10 साला मनसूबा बनाएं। हम दुनिया भर में जितनी भी कश्मीर के हवाले से ग्रुप्स हैं उनको चाहेंगे तो बरतानिया में इकट्ठा करेंगे, उनको अगर आप कहेंगे तो हम यूरोप के अंदर इकट्ठा करेंगे, उनके सामने आपका एजेंडा रखेंगे। लेकिन इसका आगाज बेस कैंप से होना चाहिए, और ये बेस कैंप की जितनी भी सियासी जमातें हैं हुर्रियत कायदीन के साथ मिलकर 5 साल रोड मैप दें तो यकीनन हम ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी पेशरफ्त की है। इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है कि हमने नहीं की। अब दुनिया जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कह रही है, उसको फाशिस्ट कह रही है, उसके ऊपर लिख रही है, लेकिन दुनिया को मजीद मोबिलाइज करने के लिए, दुनिया के जो सिविल सोसाइटी है उसको अपने साथ लाने के लिए वहाँ पे यह है कि हमारे पास एक मजबूत हिकमत अमली बेस कैंप की तरफ से जानी चाहिए। तो मैं कुरेटा प्लस क्लब की तरफ से और जमात के सियासी कायदीन और सहाफ़ी हजरात के तवसत से, इनके ज़रिए से मैं चाहूँगा कि पैगाम दोबारा पहुँचाऊँ कि आप हुर्रियत कायदीन से मिलकर तमाम सियासी जमातें, एक एजेंडा तो आपका एक है, यहाँ पर मुझे एजेंडे पे मुतनारों पे इख्तलाफ नहीं है। वहाँ पर हमारी कौम नहीं, हमारी सियासी जमातों ने बहुत अरसा पहले ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय कर दिया था कि हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर जदोजहद करेंगे। बात है अब हिकमत अमली की, बात है 5 साल 10 मनसूबा प्लान की। तो इसके हवाले से जहाँ पर आपको भी मौका मिले आप इस बात को उठाएं कि तमाम जमातें मिलकर 5 साल 10 साल मनसूबा जो ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी उनको दें, ताकि हम उनके मनसूबा अमल के मुताबिक उसके ऊपर चलें भी, उसको एक्सिक्यूट भी करें। तो ये मेरे छोटे से मुतालबात है, और मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि दुनिया अब कश्मीर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, और दुनिया ने के तमाम बड़े अखबारात 5 अगस्त के बाद गार्डियन उठाएं, न्यूयॉर्क टाइम उठाएं, वाशिंगटन उठाएं, जितने भी दुनिया के बड़े आप इंडिपेंडेंट अखबारात या इलेक्ट्रॉनिकल जो चैनल्स हैं वो देखें कि 73 सालों पर में इतना ज़्यादा कश्मीर पर नहीं लिखा गया, रिपोर्ट ही किया गया 73 सालों से 5 अगस्त के बाद जितना कश्मीर पर लिखा गया। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो 2 रिपोर्टें आने और जो यूनाइटेड नेशन के रैपोर्टर्स ने जो दो खत लिखे, तो ये 4 उसमें मतलब टोटल 2 खत लिखे, नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। नरेंद्र मोदी ने अभी तक उन खतूत का जवाब नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमारे हक में मौजूद हैं इंटरनेशनली, लेकिन अपनी सफ़ों को के अंदर मजीद एतमाद पैदा करना, एक स्ट्रेटजी बनाना, ये बेस कैंप की हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोविड-19 के बाद हमने तहरीक कश्मीर बरतानिया वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने
इस कश्मीर वर्चुअल डिप्लोमेसी का आगाज़ किया, हमने कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, फिर दुनिया भर के तमाम कश्मीरी जो जमातें हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन्होंने हमें फॉलो किया। तो ये भी एजाज़ तहरीक कश्मीर बरतानिया को जाता है। कोविड-19 के अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा मुख्तलिफ मेम्बरान पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हूँ या यूरोपियन मेम्बरान पार्लियामेंट, उनको हमने इंगेज किया। उन्होंने हमारे साथ इज़हार हमदर्दी किया। मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। अवेयरनेस के हवाले से जितनी भी कुछ हमसे हो सकता था हमने किया, लेकिन जो हमारे हिस्से का काम है बेस कैंप का, इसके हवाले से भी एक बड़ी जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। एमकेन साहब, 5 अगस्त के बाद इंडिया के इक़दाम के बाद 370 उन्होंने ख़त्म की, 35 से ख़त्म की, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो यही इक़दाम जो है वो आप उठाने जा रहे हैं। अभी तो ऐलान भी आता है गिलगित बल्तिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया का ये दोनों का स्टांस एक नहीं हो जाएगा कि वो उन्होंने 370 और 35 से ख़त्म करके अपना हिस्सा बनाया और ये गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बना रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसके ऊपर हमने हाल ही में गवर्नर पंजाब चौधरी सर्वेसर से बात की है। एजाज चौधरी PTI के थे। तो अभी वाजिया मौक़िफ़ जो ना उसकी जो हद-ओ-हवाल उसमें क्या आनी चाहिए, वो उन्होंने PM साहब से बात करनी है। तो इसके हवाले से अभी मज़ीद जो डिटेल हमारे पास आएंगी, लेकिन 2-4 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपना हिस्सा कहते हैं, तो कभी भी किसी मशावरत में, किसी बार कौंसिल के इजलास में, अगर यहाँ की बार कौंसिल कोई करती है तो उनकी बार कौंसिल से भी रब्ता करें, उनको भी बिठाएं। हम खुद भी अपने मशावरती अमल से बड़े कमज़ोर हैं। अगर हम वन साइडेड उनके बारे में जब फैसला करते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है कि आप हमें कहते हैं, लेकिन हमने 70-73 सालों में किसी भी चीज़ पे उनको ऑन बोर्ड नहीं किया। तो अपनी भी कोताहियों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक उस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो डिटेल जो प्लान उनका आएगा, वो कह रहे हैं बुरी होगा, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे कोई जो हरफ नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आएंगी तो उसके ऊपर हम आगे का जो हिकमत अमली आपके सामने बता सकते हैं कि हमारी क्या होगी। लेकिन इस पे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर ली है। मोहतरम, आपने अभी बड़ा तफसील से फरमाया कि 73 साल में हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि कौन बनाएगा क्या रोड मैप। यदि पे 73 साल में कोई काम ही नहीं हुआ कश्मीर पे, किस में काम कर रहे हैं कश्मीर पे, हम किस लिए इतनी कुर्बानी है हमारी, उधर से भी वो कश्मीरी मार रहे हैं, इधर भी कश्मीरी शहीद हो रहा है। ये रोड मैप किस किस्म का होना चाहिए, कौन बनाएगा, आपके इसके बारे में? मैं जो रोड मैप का जो मेरा बताने का मकसद ये था कि हमारे पास विजन हमारा क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं कि विजन हमारा क्लियर है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हिकमत अमली की स्ट्रेटजी की। कि मैं आपको थोड़ा सा मजीद आपको मैं इसमें गहराई से बता दूं कि फ़र्ज़ करें कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5 कॉन्फ्रेंस करनी है तो 5 ही होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि एक लीडर जाता है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरा लीडर जाता है अपनी कॉन्फ्रेंस करता है। तो इसके मुकाबले में जो फ़लस्तीनी हैं वो कम इवेंट्स करते हैं, ज़्यादा इवेंट्स करने से कम करें, जानदार करें, कितनी रैलियाँ करनी है, किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए ताकि कोई नक्शा, कोई हमारी हिकमत अमली आई तो उसको पता चले कि ये चार्टर पूरी कौम का है, ये किसी एक जमात का नहीं है। फिर सारी जमातें, अगर कोई बंदा उसमें से अपना रास्ता निकाले तो पूरी कौम उसका एहतसाब करे। तो ये चीज़ें इसमें नेल्सन मंडेला ने कि जो पार्टी ने 3 दिन जो ना बैठ के हिकमत अमली बनाई थी, कि 3 दिन वो बैठे रहे कि हमें सिर्फ हिकमत अमली के इवेंट्स को किस तरह तरतीब देना है, उस इवेंट्स का को रिज़ल्ट या उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड किस तरह बनाना है, किस किस ने कहाँ का। अभी तक तो मैंने पिछली मरतबा आया था, मैंने कहा था कि आप कश्मीर के 4 या 5 सहाफ़ी तो ऐसे जो उसको आइडेंटिफाई करें जिसके ऊपर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन्वेस्ट करें, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो कि दुनिया के बड़े अखबारात में जाके एडजस्ट हो सकें। इसके मुकाबले में हमारा जो दुश्मन है उसने बड़े बड़े अखबारात में अपने बंदे बैठाए हुए। सही, हमारा हम ठीक है, लेकिन जब अपना बंदा वहाँ बैठा होगा। इसी तरह हमने ये कहते हैं कि हम मसला कश्मीर के हवाले से ये वो 2-4 मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ अगर ये काम करने वाले हैं। मैंने आपको साफ़ियों की मिसाल बताई, मैं एक और मिसाल बताता हूँ करने वाले काम क्या हैं। कि हम कहते हैं कि चाइना फ्रीक है, मतलब वीटो पावर है, फ्रांस है, यूरोप है, मिडल ईस्ट हमने काम करना है। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 5 बंदे ऐसे PhD कराने चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में जिनका चाइना की पॉलिटिक्स के ऊपर ग्रिप हो कि चाइना की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की सियासत क्या है। 5 बंदे मिडल ईस्ट के ऊपर उनको इंटरनेशनल रिलेशन में या किसी सब्जेक्ट में जो इसमें
पॉलिटिक्स में PhD करवानी चाहिए, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर स्पॉन्सर करे। इसी तरह यूरोप के, इसी तरह लैटिन अमेरिका, ये जो 5-7 जो बड़े जोन्स हैं दुनिया के, इनके ऊपर हमारे जो कश्मीरी ग्रिप रखे हैं उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को किस तरह उनको इंगेज करना, किस तरह प्रेजेंट करना। बरतानिया में तो हमें एज ये हासिल है कि हमारे वहाँ कम्युनिटी मौजूद है, शायद हमें उस तरीके से ज़रूरत ना पड़े बरतानिया के वाले से, लेकिन दीगर ममालिक की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको 5-10 बंदे को PhD कराएं ताकि इस लेवल के ऊपर लोग हों जो केस को प्रेजेंट कर सकें। ये बुनियादी चीज़ें हैं इसके हवाले से। इसमें बेशुमार हमारे पास एक लंबा विजन है कि उसके ऊपर अगर बेस कैंप की हुकूमत सीरियस नोट पे सोचे तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट हम इसके ऊपर, रैलियाँ, जलसे जुलूस, इनकी अपनी अहमियत है, इन चीज़ों की भी एक अपनी अहमियत है। आपने 3 बार बेस कैंप का जिक्र किया है। इस बेस कैंप की हैसियत क्या है? क्या बेस कैंप इतनी मजबूत है कि ये कदम उठा सके? इतना मजबूत मुकदमा, इतना मजबूत केस, इंतहाई कमज़ोर वकील, क्या समझते हैं इंतहाई कमज़ोर वकील है कि ये अब ज़रूरत पड़ी है कि हमने जर्नलिस्ट को ये करना था, हमने ऐसा रोड मैप बनाना था। बेस कैंप की हैसियत क्या है? अगर इसकी हैसियत बनेगी, क्या समझते हैं, तो फिर आगे को काम चलेगा, कश्मीरी की आवाज़ आएगी। नहीं, हैसियत से मुराद आप क्या करें, किसकी इसकी क्या नहीं ताकत, क्या आपकी ताकत है 1 मिलियन प्लस कश्मीरी दुनिया में। आपको किस कानून ने रोका हुआ है कि आप ओवरसीज कश्मीरियों को एंगेज ना करें, उनको मोबिलाइज ना करें? दुनिया का कोई ऐसा इलाका बताएं जहाँ पर कश्मीरी ना हो? क्या बेस कैंप ने कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि कश्मीरी डियास्पोरा को किस तरीके से यूनाइटेड किया जाए? आप वो 40 साल या 45 साल वाले ओवरसीज कश्मीरी नहीं रहे, उनकी औलादें बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों में मौजूद हैं, वहाँ बड़े बड़े तालीमी इदारों के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको एंगेज करना बेस कैंप, अगर वो हम देखें, इस बेस कैंप के पास बहुत बड़ी ताकत मौजूद है जो ओवरसीज कश्मीरियों की सूरत के अंदर, अगर उनको एंगेज करें, उनको डायरेक्शन दें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा हो सकता है। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी का तल्लुक है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी में तो फ़लस्तीन भी कितनी तकरीरें कर चुका है, इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन हमारे पास जो एज है जो ओवरसीज कश्मीरियों का, उसको तो कम से कम पहले फेज में यूटिलाइज तो करें। किसकी जिम्मेदारी? जो ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। जो वहीद भाई कह रहे हैं उसका वो बिल्कुल दुरुस्त तरफ जो दिलाना चाहते हैं कि हमारे बेस कैंप में वो जान ही नहीं है जो अपने मुकदमे को जानदार तरीके से लड़ सके। ये हमारी लीडरशिप जो अनवर 47 से लेकर आज तक आई है, उसने बेस कैंप को बिजनेस कैंप और रेस कैंप बनाने के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लीडरशिप का काम है कि कौम को कोई रोल मॉडल बना के देते, कोई लाए अमल देते और कौम उस पर जाने देती। कौम के हवाले से जो कुर्बानियां हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। कौम कुर्बानी 47 से देना शुरू की है और अब तक बॉर्डर लाइनों के ऊपर भी खड़े हैं, लोग अंदर भी मौजूद हैं और यहाँ भी देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान की इन सारी शरारतों के बावजूद 70 सालों में कौम न मायूस हुई है, न कुर्बानियां देने से हटी है। लेकिन ये हमें मानना चाहिए कि हमारी लीडरशिप जो बेस कैंप की है, वो अपने मकाम को नहीं पहचान सकी, अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं कर सकी, वो जानावर नहीं हो सकी। जिस तरह गिलगित बिल्तिस्तान एक हिस्सा है कि वहाँ के शहरियों के एतराज़ात हैं, उनको भी एड्रेस करना गवर्नमेंट लीडरशिप और बेस कैंप का काम था। जबकि ये बेस कैंप ने एक लिहाज से गुदागर का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। उसकी नजरें इस्लामाबाद की तरफ रहती हैं कि ये 5 साल लग जाए और अगला 5 साल मेरा कैसे आ जाए। तो ऐसी लीडरशिप जो है वो कौमों की आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकती। तो हमारे नाम निहादी जो लीडर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने इस बेस कैंप को जो बुनियादें रखी गई थी उसके मुताबिक इसे स्ट्रेंथन करना है और अपना मुकदमा खुद लड़ने के आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस मौके पर आप साफ़ी भाइयों का बहुत मशकूर हूँ। अहले खुरटा और खुरटा के साफ़ी, हमारा तो दावा है कि आज़ाद कश्मीर भर में सबसे शानदार टीम हमारे साफ़ियों की खुरटा में है और हर मौके पर हर जद्दोजहद में आप अपना किरदार अदा करते हैं। जिस तरह आपने हमारे मेहमान सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़हीमा करूम कैनी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंतज़ाम किया और ये दूसरी बार आपकी प्रेस में आए हैं, मैं आपका तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम सदर अजहर मलिक साहब का और आपकी सारी टीम का कि आप कभी भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते। आप हर एक मौके को तहरीक के लिए, तहरीक कश्मीर के लिए, यहाँ की हुकूमत के लिए, यहाँ के निज़ाम की दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं।
आपकी इस जद्दोजहद को हम तहसीन की नज़र से देखते हैं। और इसके साथ मैं अपने मेहमान जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो मुख्तसर दौरे पर, जैसा ये पहले इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे और कल गवर्नर पंजाब से इनकी मुलाकात थी और सदर आज़ाद कश्मीर से भी इनकी मुलाकात थी, उसी तरह का इनका 2 हफ्ते का पूरा टूर है जो बहुत सारे अदारों के साथ इनकी नशिस्तें हैं। तो उस दौरान हमने दावत दी कि आप हस्बे मामूल एक दिन खुरेटा को दें, तो इन्होंने मौसम की खराबी के बावजूद भी और दीगर अपने कामकाज को छोड़कर भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इनके इस आमद पर जो अपनी टीम को लिए न सिर्फ बरतानिया में बल्कि दुनिया के कोने कोने में कश्मीर की आज़ादी के लिए 1.5 करोड़ कश्मीरियों का दर्द महसूस करते हुए दिन रात जो एक किए हुए हैं, इनकी तहरीक भी और दीगर भी जितने लोग इनफरादी और इज्तिमाई तहरीक पर काम कर रहे हैं, मैं इनकी जद्दोजहद को तहसीन पेश करता हूँ। और मैं इस दुआ के साथ भी इजाज़त चाहूँगा कि हमारी दुआएं, जिस तरह आप लोग उन खितों के अंदर, आप कोई बतौर सफ़ीर नहीं लगाएंगे, आप कोई सफारत खानों के अंदर जिम्मेदारी नहीं लगाएगी, आप अपने मुआशी मामलात के लिए गए और जो काम बेस कैंप की हुकूमत ने करना चाहिए था वो काम आपने खुद जो किया है, सारी कौम को मुतर्रक करके उन अदारों के अंदर जो आपने इस वक्त कश्मीर के ऊपर जो लोग लिखना शुरू हो गए, जो लोग बोलना शुरू हो गए, जो लोग देखना शुरू हो गए, जो अदारों के अंदर बात करना शुरू हो गए, उसके पीछे आपकी जद्दोजहद का, आपकी तहरीक का, आपका दीगर अहबाब का किरदार है। हम सारे इस इज्तिमाई किरदार को तहसीन पेश करते हैं और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद रखे। जिस तरह आप बरतानिया में काम कर रहे हैं, इसी तरह दुनिया के हर फोरम पर, वो सरकारी फोरम, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्स की कोई कमेटियां हों या सिविल सोसाइटी के कोई फोरम्स हों, उन फोरम्स के ऊपर आप काम करते रहें और इस जद्दोजहद को मंतकी इंजाम तक जाने के लिए आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें। इंशाअल्लाह हम अपने उस दुश्मन को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, हमें उनका भी एतराफ़ है, लेकिन जिस माज पर हमने दुश्मन को 47 से एंगेज किया था, आज भी आप साफ़ी लोग हैं, दुनिया के अंदर कोई दूसरी ऐसी आज़ादी की तहरीक नहीं है जिसके ऊपर 9.5-10 लाख आर्मी डिप्लॉय की गई हो और दुनिया के सारे फास्टेस्ट उसकी पुष्ट पर हों और 70 सालों से किसी तंजीम और फर्द को ना वो खरीद सके हों, ना वो झुका सके हों, ना वो डरा सके हों। इस पर मैं अपने जरूरतमंद कश्मीरी कुर्बानियाँ देने वाले बुजुर्ग लीडरशिप को, सैयद अली गिलानी साहब को, यासीन मलिक साहब को, दीगर कायदीन को और कुर्बानियाँ देने वाले मुजाहिदीन की जरूरतों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। और मैं आपके इस वसातत से ऐसा नहीं, हम हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो इस वक्त आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, आपने अगरचे 2-4 स्टेप उठाए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जितना मुकदमा और कर्ब हमारा बड़ा है, उसके मुकाबले में ये आपकी काफिशें वही हैं जो ऊंट के मुंह में जीरा। ये हमारी आज़ादी के लिए काफ़ी नहीं है। आप स्टेप उठाएं, इसलिए कि हम 70 सालों से पाकिस्तान की तकमील की और दिफा की जंग लड़ रहे हैं। हम बेलौस बगैर तनख्वाह के खड़ी फौज 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जद्दोजहद कर रही है। तो ये हक रखती है, तकाजा रखती है कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान की लीडरशिप एक पेज पर आकर अब तो अपना मिसाली किरदार अदा करे। क्या आप आखिरी कश्मीरी की मरने तक इंतजार करेंगे? हमें इस तरह की ढीली ढीली पॉलिसियों से हमें इख्तिलाफ है। हम चाहते हैं कि कश्मीर पॉलिसी जानदार हो और जानदार कश्मीर पॉलिसी के पीछे जानदार पाकिस्तान की लीडरशिप खड़ी हो और पाकिस्तान की लीडरशिप कश्मीर के अंदर बेस कैंप के लोगों को भी एक वो उनकी हुकूमत को तस्लीम करे और उनकी हैसियत को तस्लीम करे और दुनिया के अंदर कश्मीरी लीडरशिप, जिस तरह हमारा नौजवान भाई इस उम्र के अंदर हर फोरम पर लड़ रहे हैं, अगर इसी तरह पीछे बेस कैंप की हुकूमत हो और जिस तरह आइडिया इन्होंने पेश किया कि 150 इंटरनेशनल अफेयर्स पर एक्सपर्ट ही हूँ जो दुनिया का सारा जोग्राफिया समझते हूँ और जाके फाइट करें, तो इंशाल्लाह जद्दोजहद आगे बढ़ सकती है। कमजोरियों के बावजूद भी हम ये कहना चाहते हैं, किसी मौके पर हम किसी रार या पार की पॉलिसी के नतीजे में कश्मीर की वहादत पर, कश्मीर की आज़ादी तक कोई कंप्रोमाइज या किसी को कोई गुंजाइश नहीं देंगे। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
जी बहुत मेहरबानी, सो थैंक यू। आज हमारे प्रेस क्लब में मौजूद है जनाब तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कियानी साहब। मैं क्वीरेटा प्रेस क्लब की जानब से और अपने मेम्बरान की जानब से और दीगर जो मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं और वादी बना की जानब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ क्वीरेटा प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए और आपकी जदोजहद को हम सलाम पेश करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए। अबीबा रमाना फाकी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मेहरबानी। नामुल हक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, सो थैंक यू। हम शुहदा के हवाले से और बहुत सारे जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी लोग फौत हो गए, सबके लिए कलेक्टिवली एक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं शुहदा कश्मीर के लिए और दीगर अहबाब के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना शहदिना व गायबिना सगीरिना व कबीरिना ज़कारिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ल ईमान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बुल आलमीन, हम कश्मीरियों की जिन मज़लूमों की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने लोगों ने इस आज़ादी की तहरीक के लिए जद्दोजहद करते हुए कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो इस वक्त भी गर्म मास के ऊपर खड़े हैं, या अल्लाह उनकी गैबी मदद अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया भर में जो हमारे इस मुकदमे पर कोई खैर का नुक्ता रखता है, या अल्लाह उसका भी हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, इस जद्दोजहद को जारी रखने के लिए हमारी मामनत फरमा। या अल्लाह, हमारे हुक्मरानों को जानदार और मजबूत फैसले करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी इस कुर्बानियों को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने हमारे दोस्त अहबाब अजीज और कारम मरहूम साल में फौत हों, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, फजल व करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर।